नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घटना चक्र में। आप लोग जानते हैं आपके समक्ष वीपीओ की यानी विलेज पंचायत ऑफिसर की वैकेंसी है और विलेज पंचायत ऑफिसर के लिए हमारे नए नए इनिशिएटिव चल रहे हैं। आप अगर विलेज पंचायत ऑफिसर की कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो यहां पे देखिए बोर्ड पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है। बीपीओ कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा और उसके लिए आपको लिखना होगा वीपीओ, जो एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे 8081255444 पर बीपीओ लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी बीपीओ कम्युनिटी से वहां पर आप जुड़ जाएंगे। और साथ के साथ जितनी भी हमारी जो ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह है, यानी कि आपको इससे संबंधित मटेरियल और इंफॉर्मेशन सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए बजट के प्रकार की अगर हम बात करें, ठीक है, बजट के प्रकार की अगर हम बात करें तो टोटल जो यहाँ पे बजट पढ़ना है हमको 6 प्रकार के बजट पढ़ना है। हर बजट की अपनी एक खासियत है, ठीक है। तो उस बजट को थोड़ा सा देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे आपको याद रखना है तो जो टर्मिनोलॉजी है उस चीज का थोड़ा सा खास ध्यान रखिएगा, मतलब कि क्या है उनके नाम में। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये देखिए पारंपरिक बजट, यानी कि आप देखोगे कि परंपरागत रूप से जो बजट बनाया जाता था, परंपरागत रूप से जो बजट बनाया जाता था वो उसकी बात कर रहा है। अब यहां पे क्या होता है, प्रारंभिक स्वरूप परंपरागत बजट कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सरकारी व्ययों पर नियंत्रण रखना होता था। क्या था? सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना। ये लाइन आपको याद रखिएगा, सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना। क्या होता है? सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना, ठीक है। पारंपरिक बजट का उद्देश्य या फिर काम क्या होता है? सरकारी बजट पर नियंत्रण रखना। एक प्रकार से बजट के प्रकार है, आपको हर एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाकी डिटेल में आप चाहे तो नीचे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि भाई बजट का वर्तमान योजनाओं के नवीनीकरण और समीक्षा का मौका देता है ताकि सही दिशा में व्यय हो सके, और सही दिशा में व्यय होगा तभी तो व्यय पर नियंत्रण होगा। पंचायतों को विकासात्मक स्वरूप को अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये बजट के प्रकार है, ये ऐसा नहीं कि यहीं पे लागू होंगे, ये सब जहां कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये लागू होंगे। दूसरा है हमारा निष्पादन बजट। अब इसके नाम पे ही है निष्पादन पर, यानी कि परिणाम के लक्ष्यों पर, यानी कि काम पर पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के हिसाब से बजट बनाया जाता है। ये बजट को फ्रेम ही ऐसा किया जा सकता है, जो अपने टारगेट्स रखे हैं वो टारगेट हमको एंड ऑफ द ईयर अचीव होने चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो निष्पादन बजट इसी को बोलते हैं जो टारगेट करे। आय व्यय के लेखा जोखा होने के साथ कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हुपर आयोग पूछ लेगा भाई पहली बार कब बना है ना, तो 1949 में इसको कमीशन ने इस प्रकार की अनुशंसा की थी और तब से इसके आगे बढ़ाया गया। तो ये पूछा जाएगा कि किस आयोग ने निष्पादन बजट, ठीक है, निष्पादन बजट की पहली बार अनुशंसा की थी, या किसकी अनुशंसा के बाद निष्पादन बजट को लाया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ जैसे बाकी पढ़ना तो पूरा है आपका, लेकिन यहाँ पे जो हाइलाइट्स हैं उसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा हमारा है पूंजी बजट। अब जैसा मैंने नाम बताया कि भाई नाम में ही इसके कैपिटल है। क्या है? कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल मतलब जाहिर सी बात है केवल पूंजीगत प्राप्तियों एवं व्ययों तक ही शामिल करता है। यानी कि जो कैपिटल है हमारा कैसे आ रहा है और कैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, या कैसे जो पैसा है आ और जा रहा है, कहां पे खर्च ज्यादा हो रहा है कहां पे कम हो रहा है, उस पे ज्यादा फोकस करता है। ज्यादा क्या, उसी पे फोकस ही करता है, क्योंकि रेवेन्यू से लिमिटेड आय होती है, ठीक है, अच्छी खासी आय भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बजट में मेन फोकस हमारा, या फिर इस बजट का जो मेन फोकस रहता है वो कहां पे रहता है? वो रहता है कैपिटल पे, ठीक है, कैपिटल पे। तो कैसी प्राप्ति और कैसे व्यय है उनको शामिल करने का प्रयास किया था। बस सिंपल सा दिमाग में रखिए कि पूंजीगत बजट क्या है, पूंजियों से संबंधित है, आय और व्यय के बारे में ध्यान रखता है उसका। परिणाम, अब ये जैसे ही बात बोलता है परिणाम तो रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसका ओरिएंटेशन ही पूरा परिणाम पर रहता है, ठीक है, माफ कीजिएगा। अब ये क्या करता है? ये भौतिक लक्ष्यों को निर्धारण की गुणवत्ता को पाता है। कैसे करता है? भौतिक लक्ष्यों की निर्धारण की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है, ठीक है। निष्पादन हेतु, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे बेसिकली इसको परिमाण बजट बोलते हैं। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं, परिमाण।
क्योंकि परिमाण आपने भौतिक फिजिक्स पढ़ा होगा, वहां पे पढ़ा होगा, मैंने परिणाम बोल दिया शुरू में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड एक तो निष्पादन है, निष्पादन बजट भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन यहां पे जो निष्पादन है वो किस लिए हो रहा है? भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण के लिए हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई टारगेट रख दिया कि हमें जो है पॉवर्टी, गरीबी को इतने साल के अंदर खत्म करना है, या फिर मान के चलिए गांव में बोला कि भाई हमको गांव में कम से कम हर घर तक पेयजल की, शुद्ध पानी की सुविधा पहुंचानी है। तो एक साल के अंदर जितना फंड दिया जाएगा उस फंड के अकॉर्डिंग उतना पैसा साल भर में वहां पे यूटिलाइज होना चाहिए, वो पैसा वहां पे खर्च होना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर टारगेट्स रखे जाएंगे, एक प्रकार से भौतिक टारगेट्स, उसके हिसाब से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो निष्पादन हेतु निर्धारित राशि को सही समय और सही गुणवत्ता, यानी कि मैंने बोला कि एक साल के अंदर, मेरे बोलने का मतलब है कि इसका मतलब ही होता है कि एक साल के अंदर अगर टारगेट दिया गया तो टाइम वही होनी चाहिए, क्वालिटी, भाई क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है। ठीक है, और सही मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो क्योंकि भाई इसका ओरिएंटेशन ही ऐसा है कि रिजल्ट हमको चाहिए, तो रिजल्ट चाहिए तो क्वालिटी के साथ चाहिए। रिजल्ट मतलब भाई आपसे बोला जाए कि पर्टिकुलर एग्जाम में सेलेक्ट होकर दिखाइए, तो यहां पे ये नहीं है कि आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, टाइम से नहीं पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपने आप इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, तभी जाके रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि हमको जो है सैनिटाइजेशन में गांव की रैंकिंग ऊपर करनी है। अब इतना बोल देने से उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि खुले में शौच बंद होगी, पानी स्वच्छ होगा, ठीक है, टाइम पे नालियों की सफाई होगी, गांव की सफाई होगी, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, तब जाके वो रिजल्ट अचीव होगा। तो ये इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और इस प्रकार का बजट सबसे पहले 2005 में बना था। इस तरह के हो सकता है इसका मीनिंग वगैरह कुछ ना पूछे, सीधा सा पूछ ले कि कब बना था। ठीक है, तो 2005 में इस तरह का बजट बना था। बेसिकली एक कॉमन बजट बनता है, लेकिन कई बार कुछ स्पेशल चीज टारगेट की जाती है। कई बार वो डेवलपमेंट को लेकर होता है, कई बार वो कैपिटल यानी कि पूंजी को लेकर होता है, कैपिटल डेवलपमेंट को लेकर होता है। ओवरऑल तो डेवलपमेंट से ही मतलब है, बस डिपेंड करता है कि कई बार परिणाम को देखेंगे या परिमाण को देखेंगे, यानी कि ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के आधार पर बजट को हम लोग बांट सकते हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बजट का हमने ये तीनों प्रकार पढ़ लिया था, 3 प्रकार पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोग इसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला है पारंपरिक बजट। ठीक है, पारंपरिक बजट की अगर हम बात करें तो ये परंपरा के स्वरूप में जो पहले बजट यूज होता था, मुख्य रूप से बोले तो जो व्यय होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसी को हम लोग बोलते थे पारंपरिक बजट। उसी में आता है निष्पादन बजट, यानी कि जो टारगेट किया गया है, रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाम लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर जो बजट बनाया जाता था उसी को क्या बोलते थे? टारगेट ओरिएंटेड। ठीक है, यानी कि निष्पादन बजट बोला जाता था। ठीक है, और आय व्यय के लेखा जोखा होने के साथ कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन का आधार बनाया जाता था, यानी कि जो आय व्यय हुआ वो ठीक है, लेकिन मूल्यांकन भी होता था। और सबसे बड़ी बात, ह्यूपर आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी 1949 में। कब की थी? 1949 में। उसके बाद हमने देखा था पूंजीगत बजट। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें यह चीज थी कि भाई देखो, कैपिटल को ध्यान दिया जाएगा, खासकर केवल पूंजी की अगर हम बात करें, प्राप्तियों और उनके व्यय को शामिल किया जाता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीगत बजट बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमने देखा था परिमाण बजट ना, इसमें भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता था और साथ के साथ उनकी गुणवत्ता और टाइम पे प्रोजेक्ट को पूरा करना, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता था, तो उसको परिमाण बजट हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में। आगे हमारा शून्य आधारित बजट। अब ये क्या है भाई? शून्य आधारित, नाम ध्यान दीजिएगा, नाम में ही है कि शून्य आधारित, यानी कि बेस जो उसका लिया गया है वो शून्य है, यानी कि पहले का कोई बजट पहले की कोई इकाई के आधार पर नहीं डिपेंड किया गया। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बजट या ऐसे बजट जो प्रस्तावित व्ययों के प्रत्येक मदों को एक नई मद, यानी कि पहले से कोई आधार नहीं लेते, नई मद मानकर प्रदर्शित किया था, अर्थात प्रत्येक मद को शून्य मानकर उससे मूल्यांकित किया था, किसी से तुलना नहीं की जाती है, तथा सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन समीक्षा गहनता से की जाती है। ठीक है, मेन बात यह है कि ये तो क्लियर हो जाएगा कि शून्य आधारित बजट उसके नाम में ही छिपा हुआ है, अगर ये चीज ध्यान देंगे। लेकिन अगर बात करें इस बजट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1986 और 87 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 और 87 में की गई थी। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये शून्य आधारित बजट वगैरह आपसे इकोनॉमिक्स में किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं किसी में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो विलेज पंचायत से ही ज्यादातर क्वेश्चन आने हैं और उसमें लिमिटेड चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है कि बजट से भी आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये पेपर पे डिपेंड करता है कि कहां से आएगा।
तो इन सारी चीजों को ध्यान में थोड़ा सा दीजिएगा, और बेसिक ही है कि किसी को पूर्व का आधार न मानकर प्रत्येक मद को नई इकाई माना जाएगा, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1986-87 में की गई थी। ठीक है, अब यहां पे देखिए जेंडर बजट। अब इसके नाम में ही जेंडर है, यानी कि लिंग के आधार पर बजटिंग की जाएगी। जब बजट को लिंग विशेष के आधार पर, और खासकर महिलाओं के लिए, खासकर कई बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी वरीयता दी जा सकती है, तो लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जेंडर बजट। मतलब कि उस बजट में यह प्रयास किया जाता है, ये इस तरह से खर्चों को निर्धारित किया जाता है ताकि उस कम्युनिटी या फिर कहें उस जेंडर शब्द ज्यादा अच्छा होगा, उस जेंडर के विशेष लोगों को, मान लीजिए कि महिलाओं या बच्चियों के लिए शिक्षा काफी पिछड़ी है, तो एजुकेशन पर, खासकर बालिका एजुकेशन पर, बालिका शिक्षा पर या कहें साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो जेंडर आधारित बजट होगा। सामान्यतः इस प्रकार के बजट में महिलाओं के लिए अलग से रणनीति तैयार की जाती है, और उनके विकास और कल्याण के लिए सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था की जाती है। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहीं के लिए हो रहा है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि जनरली ट्रांसजेंडर वगैरह की संख्या कम होती है। यहाँ पे महिलाओं से क्या तात्पर्य है? यहाँ से महिलाओं से तात्पर्य देखिए, अगर आप बोले कि वृद्धों के लिए, तो वृद्धों में तो सभी आ जाएंगे ना, महिला और पुरुष सभी आ जाएंगे, ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे, तो ये बात होती है। अब बजट, आपको पता है लिंग की बात की जाए तो एक तो होते हैं मेल पुरुष, एक फीमेल, और तीसरा होता है ट्रांसजेंडर। इसको भी मान्यता मिल गई, पहले महिला पुरुष या अन्य होता था, ट्रांसजेंडर रहता है, तो ये विकल्प रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ महिला और पुरुष तक मत समझिएगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है, तो इसलिए कभी इस तरह का बजट नहीं देखा जाता। हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का अपने पॉलिसी के लिए बना सकती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या कई बार होता है ना कि किस लिंग आधारित बजट हो सकता है, पुरुषों पर, महिलाओं पर या ट्रांसजेंडर पर, तो किसी भी हो सकता है, लेकिन जनरली महिलाओं के लिए ही बनता है ये। राज्य वित्त आयोग की उत्पत्ति एवं महत्व। अब राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग जिस तरह से केंद्र में वित्त आयोग है, उसी प्रकार से राज्यों में भी वित्त आयोग है। और वित्त आयोग करता क्या है? वित्त आयोग अनुशंसाएं देता है अपनी। किससे संबंधित अनुशंसाएं देता है? जो भी उसके कार्य क्षेत्र में है। खासकर अगर आप देखें तो स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं ये देगा। जैसे कौन कौन से निकायों की बात किया जाए तो पंचायती राज हो गया, पंचायत, ठीक है, यानी कि ग्रामीण विकास, और शहरी स्थानीय प्राधिकरणों के डेवलपमेंट के लिए अनुशंसाएं देगा, ये स्टेट लेवल पर। और जो हमारा इंडिया का फाइनेंस कमीशन होता है वो केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर, वित्तीय विवरण को या बंटवारे को लेकर अनुशंसाएं अपनी देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये राज्यों के लिए नहीं देता, ये किसके लिए देता है? स्थानीय प्राधिकरणों के लिए। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 72वां और 73वां, आप जानते भी होंगे, 73वां संविधान संशोधन आप पता है आपको हुआ था स्थानीय स्वशासन के लिए, जिसमें पंचायती राज्य के लिए हुआ। माफ कीजिएगा, 73वां और 74वां, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, टाइपिंग की दिक्कत। तो ये जो हुआ था स्थानीय प्राधिकरण के लिए और शहरी निकायों के लिए, ताकि स्थानीय स्वशासन आ सके। तो अब यहां पे जब व्यवस्था की गई तो पैसे की भी व्यवस्था तो कही ही जानी थी, तो इसके लिए एक वित्त आयोग होना था। क्यों? ऐसा नहीं कि राज्य सरकारें कुछ भी मनमाने तरीके से कर रही हैं या फिर बिना रिसर्च किए कर रही हैं, तो ये विशेषज्ञ होते हैं और ये अपनी अनुशंसाएं देते हैं। तो इसके लिए संविधान में 243 आई और वाई भी जोड़ा गया राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए। 1993 से, ये भी ध्यान दीजिएगा, राज्य वित्त आयोग 1993 से काम कर रहा है यूपी में। जनरली क्या है कि प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष के लिए इसका काम होता है, लेकिन इसका कोई ड्यूरेशन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? 5 वर्ष भी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि ड्यूरेशन भी नहीं है। जब ये अपना काम खत्म कर लेता है तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसका गठन 5 वर्ष बाद किया जाता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये चीज लिखी हुई है ना, कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब आयोग रिपोर्ट दे देगा, भाई उसका काम है, उनसे अनुशंसाएं ली गई हैं, 5 साल के बाद किया था तो जनरली 5 साल का टाइम कंसीडर किया जाता है इन बिटवीन। लेकिन अपनी जब भी ये अनुशंसाएं आयोग अपनी रिपोर्ट देगा उसके बाद भाई उनका काम ही वही था, उसके बाद समाप्त कर दिया जाएगा और कार्यकाल देखिए समाप्त हो जाएगा। तो फिर जो 5 साल होगा, उस 5 साल बीत गया,
फिर उसके बाद एक और वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का। केंद्र लेवल पे किया था भारतीय वित्त आयोग का, या वित्त आयोग जनरली हम उसको बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन। ठीक है। इसके गठन की घोषणा कौन करता है? तो करता है वो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। सदस्य अध्यक्ष किसके द्वारा पद पे बैठाया जाते हैं, कौन निर्धारित करता है? तो राज्यपाल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा सदस्यों का कार्यकाल, जो राज्य वित्त आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल देखें तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है। कोई निश्चित नहीं भाई, कार्यकाल का मतलब इतने टाइम में अपनी रिपोर्ट उनको देना है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब दे दी तो कार्यकाल समाप्त। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप फंसे। ठीक है, बस ध्यान से पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो 5 साल लगा के आएंगे और क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। ठीक है। ना ही संविधान में इसका कोई प्रावधान है। इसका प्रावधान इतना है कि राज्यपाल निर्धारित करेगा। पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे तो हाँ, अगर दोबारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया था, पुराने सदस्य उसमें से कुछ सदस्य होना चाह रहे हैं या राज्य सरकार चाह रही है, मतलब राज्यपाल के थ्रू नॉमिनेट होंगे। ठीक है। अब आपको तो पता है कि मंत्रिपरिषद प्रणाली में क्या होता है, कहने को तो राज्यपाल नॉमिनेट करेगा उसको, लेकिन उस पे सीएम की अनुशंसा होनी चाहिए। जो कैबिनेट होगी उसकी अनुशंसा होनी चाहिए, स्वविवेक वाली बात नहीं आती। तो राज्यपाल द्वारा उसको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक चीजें, बारीक बारीक जो परीक्षा में गलत हो जाती है। अब यहाँ पे देखें सेवा और शर्तें, तो इस मामले में भी सेवा शर्तें क्या होंगी, क्योंकि प्रत्येक राज्य का सिस्टम अलग हो सकता है। अब ये संविधान में व्यवस्था कर दी गई है कि हर राज्य में एक वित्त आयोग होगा। कैसे सिस्टम होगा? राज्यपाल द्वारा निर्धारित होगा। राज्यपाल, अब थोड़ा बहुत बेसिक अंतर हो सकता है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि राज्यपाल प्रत्येक मामले में निर्देश देता है कि क्या कैसे होना है। राज्य सरकार के अनुसार वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं, कोई तय नहीं है मानक। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब प्रश्न आएगा तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से प्रश्न आए, क्योंकि राज्य वित्त आयोग जनरली इस मामले में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फंडिंग बहुत बड़ा मैटर है। हमने शुरुआत ही कल के लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में की थी, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब कि जो राजनीति शास्त्र है वो बिना अर्थ के नहीं चल सकती। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य वित्त आयोग की शक्तियां और सिफारिश। ये तो देख लिया, गठन कैसे होगा, सदस्य कौन होगा, नियुक्ति होगी, पुनर्नियुक्ति होगी, कार्यकाल कितने साल बाद किया जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे शक्तियां और कार्य, कुल मिला के काम क्या करते हैं, क्या पावर्स उनके पास होती हैं। देखिए, गठन की बात करें, नगर पालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति समीक्षा करने और तथा सिफारिश करने के लिए होता है। गठन कौन करता है? छोड़िए, करने के लिए होता है। हमने देखा कि स्थानीय निकाय जो होते हैं उन्हीं के लिए होता है, तो नगर पालिका आ जाएंगी, पंचायत ही आएंगी। स्थानीय निकाय में दो ही चीजें हैं। ठीक है, ये शहरी शासन होता है और ये ग्रामीण शासन होता है। तो उनकी स्थिति की समीक्षा और जो वित्तीय सिफारिशें वगैरह होती हैं उसी के लिए इसका गठन किया जाता है। गठन का उद्देश्य, अगर इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? गठन का उद्देश्य। अब यहां देखें, निम्नलिखित मामलों की सिफारिशें ये करता है। यहाँ पे 4 कैटेगरी स्पेशलाइज्ड करके बताई गई हैं। पहला है राजस्व का वितरण, यानी कि जो रेवेन्यू आएगा स्टेट गवर्नमेंट को, उसको नगर पालिकाओं को और पंचायतों को किस हिसाब से वितरित करना है उसके बारे में ये अपनी अनुशंसाएं देगा। राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच किस हिसाब से राजस्व का वितरण होना है। टैक्स और फीस, ठीक है, यानी कि करों और शुल्कों का निर्धारण स्थानीय निकायों के लिए किस हिसाब से होना है या कैसे होना है, उसके संबंध में भी अपनी सिफारिशें राज्य वित्त आयोग देगा यहाँ पे। ठीक है, राज्य की समेकित निधि से स्थानीय निकायों को अनुदान, ठीक है, यानी कि अनुदान जो दिया जाएगा, चाहे पंचायत की बात हो चाहे नगर पालिकाओं की, उसमें किस हिसाब से, किस आधार पर और कितना अनुदान देना है, इसकी भी सिफारिश कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाता है। ये चीज ध्यान रखना, चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव भी देता है। ठीक है, ये सारे काम ये करता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्व का वितरण, देखिए क्या होता है ना, आपने पढ़ लिया कि हाँ स्थानीय निकाय और ये करने के लिए देगा, जो पॉइंट है वहां पे ध्यान दीजिएगा। राजस्व का वितरण इसका सुझाव देता है, टैक्स और फीस के बारे में सुझाव देता है, राज्य की समेकित निधि से खर्चे के बारे में बताता है कि कितना क्या होगा। भाई इन्हीं के संबंध में देगा ना दोनों के,
ये तो क्लियर है, पहले ही बता दिया गया। और नगर पालिका इनके संबंध में वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देता है। ये 4 पॉइंट परीक्षा में, इन चारों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बाकी का तो आपके दिमाग में फ्रेम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ऐसे ही तो गलत होते हैं जब आप की पॉइंट को हाईलाइट नहीं, जैसे अभी मैंने पढ़ाया, आपने ये 4 पॉइंट हाईलाइट नहीं किए, याद यही करना है आपको। ठीक है, बाकी दिमाग में सेट रहेगा, भाई इसका काम ही है कि नगर पालिका और पंचायतों के लिए अनुशंसाएं देना, तो ये 4 पॉइंट दिमाग में होने चाहिए आपके। चलिए, राज्य वित्त आयोग के निम्नलिखित संबंध में भी ध्यान केंद्रित, मतलब सिफारिश करेगा। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसके अलावा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का दिशा निर्देश है, इंडियन गवर्नमेंट का। अब ग्रामीण और शहरी है, इसके लिए तो काम है ही क्या, यहाँ पे याद करने वाली चीज है ही नहीं। स्थानीय निकायों का वर्गीकरण और उनके परिणाम। वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? वर्गीकरण से कैटेगराइज कर देगा कि कौन सी ज्यादा डेवलप है, कौन लीस्ट डेवलप्ड है, कौन सी ग्राम सभा, कौन सी नगर पालिका को पिछड़े हिसाब से रखा जाए, वहां पे कौन सा फंड दिया जाए। ठीक है, इस तरह से जो कैटेगराइज्ड करेगा वो भी कौन करता है, प्रश्न पूछ लेगा भाई कि किस हिसाब से वर्गीकरण कौन करता है। ठीक है, वर्गीकरण और परिणाम इन संबंध में अगर पूछ लिया जाए तो कौन करेगा, तो राज्य वित्त आयोग करेगा। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं। हस्तांतरण का वर्तमान स्तर तथा अन्य संसाधनों, यानी कि जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, राज्य एवं केंद्र सरकारों के हस्तांतरण तथा अन्य एजेंसियां जिसमें राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के पुरस्कार, सिफारिश, उनकी पर्याप्तता शामिल है। मतलब इस सारे संबंध में भी अपनी सिफारिशें ये देगा। पूंजी निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्व व्यय, यानी कि जो खर्चे होने हैं रेवेन्यू से, ध्यान दीजिएगा, को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की आवश्यकता पर भी अपनी सिफारिशें ये देगा कि भाई जो व्यय पूरा करना है उसके लिए भी तो कुछ, भाई खर्चों के लिए कुछ पैसे चाहिए, या फिर उसके लिए क्या, उसको जो कमी वहां पे हो रही कैसे उसको फुलफिल किया जाए, उसके संबंध में भी ये सिफारिशें देगा। अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधन जुटाने के संबंध में देगा, भाई अगले साल के लिए किस हिसाब से हम संसाधन को जुटाएं ना। आवर्ती एवं आवर्ती हित घटकों के व्यय के उचित राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट वगैरह को कैसे, फिस्कल मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके संबंध में देगा। वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की स्थिति और स्थानीय निकायों के संसाधन के उपाय के संबंध में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बुक्स जो मैंने किताब बताई आपको, जो घटना चक्र की है हमारी विलेज पंचायत ऑफिसर की, ठीक है, उसको ले लीजिएगा, उसमें सारी चीजें और डिटेल से आपको मिल जाएंगी। हालांकि मैं यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारी चीजों पे बहुत ध्यान से फोकस कर रहा हूँ और लगभग आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन अब भाई एक अजीब ही प्रचलन चल रहा है, पेट का पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा ना, तो जब एक लेवल जो आपने निर्धारित किया उस लेवल से हटकर पूछेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पेपर में क्या आएगा। ठीक है, अब गांधी जी की लंगोट के बारे में पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल है किसी भी हिस्ट्री के टीचर के लिए। बहरहाल ऐसा पेपर जरूरी नहीं कि हर बार विवादित ही हर क्षेत्र का पेपर बने, ये सब कॉमन पेपर आएंगे, तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब यहां पे देखिएगा, जो 5वां राज्य वित्त आयोग है ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं और वर्तमान में ये प्रोसीजर में है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे इसने थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि इन्होंने अनुशंसा की कि भाई 100 रुपए देने हैं, या किसी अमाउंट का 100% ही तो जाएगा, एक्स अमाउंट का। इन्होंने बोला इसको बंटवारा राज्यों पे कर दीजिए कि इस 100% का 90%, मतलब आपको जो पैसे देने हैं, मान के चलिए कि इनको देने हैं 1000 रुपए, ठीक है, या 1000 में से बोल दिया कि भाई इसका 90% बांट दीजिए और 90% इनको जो पैसा मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, वो मिलेगा इनकी जनसंख्या के आधार पर और 10% क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इनको जो पूरा पैसा 100% मिल रहा है 1000 रुपए, तो इनको मान के चलिए कि 9,000 रुपए, 10,000 अगर है तो 9,000 इनको मिला है और 1,000 रुपए इनके क्षेत्रफल के आधार पर मिला है। यानी कि अगर क्षेत्र, अब देखिए हर राज्य के लिए हिसाब बदल जाएगा, क्यों? हर राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हर जिले के लिए, स्थानीय निकाय के लिए और पंचायतों के लिए, कुल मिला के नगर पालिका और पंचायतों के लिए हिसाब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हर पंचायत में जनसंख्या अलग है भाई, नगर पालिकाओं में जनसंख्या अलग है, क्षेत्रफल अलग है, तो उसके हिसाब से पैसा कम और ज्यादा हो जाएगा, उसी हिसाब से उनको पैसे को बांटा जाएगा।
क्यों हो जाएगा भाई? जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है या फिर जहां पे ज्यादा जनसंख्या वहां पैसे की भी तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, तो ये चीज ध्यान में रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5वें वित्त आयोग की ये महत्वपूर्ण सिफारिश है। ठीक है, क्या है ये चीज ध्यान दीजिएगा। धनराशि का वितरण किस हिसाब से है? 90% और 10% के हिसाब से। वित्त का बंटवारा कैसे होता है? अब बंटवारे को देख लीजिए। एक तो ये हुआ कि प्रत्येक स्तर पर बंटवारा होगा जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो टोटल पैसा आएगा पंचायत के लिए, ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करें, मान के चलिए कि एक्स अमाउंट आया। कितना पैसा आया? एक्स अमाउंट। मान लीजिए कुछ भी पैसा आया, उस पैसे को एक जिले को मिला पंचायत के लिए, तो वो कैसे बांटा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, यही 3 है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो जो भी पैसा मिलेगा उसका 15%, 15 और कितना आपको बच जाता है? 70%। यानी कि कोई पैसा आता है तो उसका 15% जिला स्तर पर, 15% मध्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या क्षेत्र पंचायत को, और 70% ग्राम पंचायतों को उसका पैसा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस अनुपात में बढ़ता है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। पेपर में प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। 15 15 70। क्लियर? बजट का बंटवारा होता है। देखिए पूरा बजट एक एक पढ़ लेना, प्राप्तियां, व्यय, आय, वहां से प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे, जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां पे हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं। संक्रमण की जाने वाली धनराशि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निम्न हिसाब से काम करेगा। यानी कि पंचायतें काम कैसे करेंगी जो उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। जनरल आप इसको कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कई बार ऐसे कुछ चीजें मिल जाती हैं इक्का दुक्का, जहां पे आपको लगे कि गड़बड़ हो रहा हो। देखिए जो पैसा इनको मिलता है सरकार से, शासकीय भवनों का रख रखाव, जो भी भवन है गवर्नमेंट के, ठीक है, पंचायतों के संबंध में, उनका मैनेज करना, उनको रख रखाव करना, मेंटेनेंस वगैरह करना, वो सारी चीजें इसके तहत आएंगी। स्ट्रीट लाइट को डेवलप करना, लगाना, मेंटेनेंस करना, वो सारी चीजें आएंगी। तो सीधा सा दे देगा भवनों का रख रखाव, स्ट्रीट लाइट, कुछ एक आध विकल्प ऐसा डाल देगा जो नहीं आता होगा उसके तहत, तो वही गलत सही हो जाएगा। खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ, ठीक है, खुले में शौच से मुक्ति, ओपन डेफिकेशन, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, खुले में शौच से मुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देय को भुगतान करना, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ठीक है। पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव, आपने देखा होगा ये सब कहां से किया जाता है? जो वहां से उसको धनराशि मिलती है। पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं रख रखाव, ठोस तरल अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहां से किया जाता है। मतलब जो वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए। हालांकि एक बहुत बड़ी समस्या है शहरों में, अब तो गांव में भी पॉलीथीन की समस्या बढ़ने लगी है, पहले इतनी पॉलीथीन की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए पैसा कहां से आता है? जो इनको अनुशंसा की जाती है, बजट से मिलता है, स्टेट के बजट से जो पैसा दिया जाता है वो इस हिसाब से बढ़ता है और उसका ये प्रयोग होता है। सामुदायिक शौचालय, जन सुविधाएं, आपने देखा होगा कई जगह मर्यादा भवन आपको मिल जाएंगे गाँव में, ठीक है। शौचालय के लिए मिलते हैं पैसे, जनरली आप लोगों ने देखा होगा या मिलते हैं, कुछ लोग को मिला भी होगा, तो वो सब इन्हीं आधारों से पैसा आता है। सामुदायिक शौचालय, जन सुविधाएं, अंत्येष्टि स्थल पर की बाउंड्री वगैरह, ठीक है, जहाँ पे क्रिमेशन वगैरह किया जाता है वहाँ की जो बाउंड्रीज वगैरह बनाई जाती है उसके संबंध में थोड़ा बहुत फंडिंग आती है, वो पैसा इस संबंध में खर्च होता है। क्लियर? आगे आते हैं, पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कुछ कदम, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियली उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए पंचायतों को, उसके संबंध में कुछ कदम है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे है, इक्का दुक्का स्कीम हमने यहाँ पे उठाई है ताकि आपको बता सकें कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, ठीक है, क्या? राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। अब इस स्कीम को थोड़ा सा देखिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना कब चलाएगी? राज्य, माफ कीजिएगा, किसके द्वारा चलाएगी? अब आपसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि भाई राज्य सरकार ने चलाई कि केंद्र सरकार ने चलाई? दूसरी चीज तो आपको याद रखना है कि राज्य सरकार की स्कीम है ये। किसकी स्कीम है? राज्य सरकार की। कब चलाई गई? 2015-16, ठीक है।
वर्ष 2015-16 में इस स्कीम को चलाया गया। मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं तो ये जाहिर सी बात है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। टाइमिंग महत्वपूर्ण हो जाती है, स्कीम महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, टाइमिंग क्या है, 15-16 के दौरान ये चलाया गया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते 15 में चलाएगी 16 में चलाया गया। भाई बजट जब बनता है तो एक साल का कंप्लीट बनता है, तो 15-16 के बजट में इसका प्रावधान किया गया, तब से कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है कि राज्य सरकार की यानी कि कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से ये प्रकल्पित की गई, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर फंडिंग करती है, और परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यहां पे ये जो स्कीम है प्रॉपर पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट फंड कर रही है और उसको चला रही है। परीक्षा में इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 15-16 के दौरान। कई बार ऐसे लिखेगा कब चलाएगी, टाइम क्या है, फाइनेंशियल ईयर पूछेगा कि वित्तीय किस वित्तीय वर्ष में चलाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा योजना का उद्देश्य। भाई योजना चलाएगी तो कुछ तो उद्देश्य होगा ना, वैसे तो पता है ई गवर्नेंस। अब ये क्या है, देखिए गवर्नेंस, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल साइंस में, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्स और मिनी। अब ये क्या है, देखिए आप टैक्स फाइल करने जाते हैं, टैक्स फाइल करने के लिए मान के चलिए रेलवे का टैक्स का छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सा उठाते हैं। रेलवे की टिकट बुक करानी है आपको। रेलवे की टिकट बुक कराने के लिए आप कहां पे जाते हैं, रेलवे काउंटर पे जाते हैं। तत्काल की टिकट के लिए आज के कुछ साल पहले ये हाल था कि आपको अगर 8 बजे या 10 बजे से काउंटर खुल रहा है, अभी भी खुलता है, तो आप जाके 4 बजे 5 बजे कुछ लोग लाइन लगा लेते थे। वैसे चक्कर में हर व्यक्ति तो लगा नहीं सकता, तो वहां दलाल जाके दलाली करते थे। तो प्रॉब्लम किसको होती थी, हैरेसमेंट होता था आम जनता को। लेकिन क्या हो कि 10 बजे काउंटर खुले, आपके पास बढ़िया सी नेट की स्पीड हो, आप IRCTC पे जाइए, इसका तो ऐप भी है, वहां पे जाइए डायरेक्ट टिकट बुक कर लीजिए। ठीक है, गैस सिलेंडर की बुकिंग डायरेक्ट ऑनलाइन कर लीजिए। तो जब चीजें डायरेक्ट होती हैं, एक स्कीम चली है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का ही फायदा है कि जो किसान सम्मान निधि आपको 6000 साल में किसानों को जिसके नाम पे भी जमीन है वो मिलती है। कोई भी स्कीम जो आ रही है आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ रही है। DBT का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसी को ई गवर्नेंस बोलते हैं। ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा फायदा है कि ट्रांसपेरेंसी आती है और डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। नहीं तो पता चला कि यहां से 1 लाख रुपए चला, पंचायत माध्यम से आया, प्रधान जी ने उसमें से काटे, फर्जी नाम बनाए और फिर आपको दे दिए 100 रुपए 10 रुपए, उसमें भी आपको 1000 दे रहे, तो बोले भैया एहसान जता रहे कि हमने आपको 1000 दिया है तो हमको जो है उसमें 800 रुपए या 200 रुपए 300 रुपए हमारा कमीशन है। लेकिन जब डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा तो क्या करेंगे, कुछ तो वहां पे नॉमिनेट उनको, हाँ इसमें भी दिक्कत आ जाती है कई बार, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है जिसको भी मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें क्या हो रहा है, जो डायरेक्ट आ रही है चीजें। हालांकि कई बार जैसे मैंने बताया कि जो ग्राम कोष होता है उसका खर्चा कैसे होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से होता है। ठीक है, लेकिन ये रहता है कि उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, ये ग्राम पंचायत निर्धारित करती है ना, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। बाद में जांच वांच होती है तो लोग अपनी संपत्ति छुपाते फिरते हैं। तो ई गवर्नेंस की स्थापना, एक जानते हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है भारत नेट का। अब वही बात है, थोड़ा सा कुछ चीजें हैं। भारत नेट के तहत हर गांव की हर ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करानी है। ठीक है, ब्रॉडबैंड फास्ट इंटरनेट स्पीड 5G तो अभी ठीक से लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये समझिए कि चलिए कि 4G ने तो सिर्फ स्पीड बढ़ाई है, 5G रिवॉल्यूशन लाएगा इंटरनेट की दुनिया में। इंटरनेट थिंग्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। आपके टीवी वगैरह जो भी आप DTH टाटा स्काई से लेते हैं ना, ये सब बंद हो जाएगा, ये सब सीधे इंटरनेट से चलेगा। आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा और इंटरनेट से चीजें डील होंगी। आपका एक सिस्टम होगा, जैसे अलेक्सा के वगैरह के बारे में सुना होगा, जो अमेजॉन की आती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सेंट्रल बॉक्स से ही पूरा ऑपरेटेड होगा, अपने आप ऑटोमेशन की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन बस वही बात है कि भारत नेट ये गांव में भी इंटरनेट देंगे, लेकिन 5G की स्पीड खैर 4G ही दे दें, क्योंकि BSNL के थ्रू अगर दे रहे हैं तो BSNL तो भी 4G भी नहीं लॉन्च कर पाए। तो ये एक आयरनी है, गवर्नमेंट पता नहीं कैसे कर रही है, लेकिन ठीक है, स्कीम है, अच्छी बात है, कम से कम नेट तो पहुंच रहा है। आने वाले समय में वो भी हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ई गवर्नेंस की स्थापना करना किसका है, राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। ध्यान दीजिएगा, पंचायतों में ई गवर्नेंस की उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी कि उसके बाद भी जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, आप ब्रॉडबैंड लगा लिए, पता लगा लाइट ही नहीं, आप यूज कैसे करोगे। ठीक है,
आप उसमें देख रहे हो कि डिवाइस ही नहीं है लोगों के पास, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फोन नहीं, कैसे यूज करोगे? लाइब्रेरी ही नहीं है ना, एक्सेस होना चाहिए। पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ही इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ। पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता डेवलप करना, यानी कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। भाई कॉमन सेंस की बात है, बच्चे अभी तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इंटरनेट यूज कर लेते हैं, लेकिन जो प्रधान ज्यादातर होंगे उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए कि एक ऐप डाउनलोड करके दिखाइए, बहुत दूर की बात है, नहीं कर पाएंगे। तो प्रशिक्षण और सहायकों की आवश्यकता है, हाँ, लेकिन आने वाले समय में जो प्रधान बनेंगे, जो लोग आएंगे, वो इससे सहज होंगे, तो चीजें और बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग को मंत्रालय द्वारा दिए गए कुछ प्रस्ताव दिए गए थे। जो 15वां वित्त आयोग था, यहाँ पे राज्य वित्त आयोग नहीं, वित्त आयोग की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 15वां वित्त आयोग यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। उसने कुछ अनुशंसाएं दी थी पंचायत के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे 2021-26 में बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर था गांव का, पंचायत भवन के लिए उसने काफी बड़ी अमाउंट में पैसा दिया था, और पंचायत भवनों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन सारी चीजों को लेकर 2021-26 में 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दिए। किस लिए? पंचायत संस्थाओं के लिए, यानी कि स्टेट में ये पैसे दिए गए हैं। इसमें से देखेंगे तो 8 साल में इन पैसों को खर्च करना है, और 4 वर्ष में इसका 50% खर्च होगा। जाहिर सी बात है, किस लिए होगा? मूलभूत सेवाओं के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि वहां पे लाइटिंग और जो भवन हो, पंचायत भवन हो, बेसिक जो भी जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। बाकी 50% किस लिए दिया जाएगा? उनकी पेयजल, स्वच्छता, गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, कब से कब के लिए दिया गया? 10 लाख करोड़ रुपए दिया गया। कितना अमाउंट दिया गया है? 50% किसके लिए खर्च हो रहा है, बाकी 50% किसके लिए खर्च हो रहा है? स्कीम पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। 21 से 26 में 5 वर्ष में 12,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। किस लिए? पंचायत भवन के निर्माण के लिए मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। तो वो पंचायत भवन निर्माण आपको दिखता भी है, बहुत हर जगह लगभग बने ही है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो पैसे। अभी फिर से उनके रीडेवलपमेंट के लिए क्या बोलते हैं कि फिर से दे दिया जाए, कुछ और भी चीजें आती, पैसा आता रहता है। अब वो कितना होता है कितना नहीं, वो बात अलग है। आप लोग जब बन जाएंगे विलेज पंचायत ऑफिसर तो आप लोग को बेहतर पता होगा। मतलब स्कीम तो हम पढ़ रहे हैं, होता क्या है उस पैसे का, होता क्या है, प्रधान और मिलके क्या करते हैं उसका, ठीक है। ग्राम पंचायत विकास योजना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक योजना है, हमारी योजना हमारा विकास, 2015-16 से एप्लीकेबल है। 2015-16 से एप्लीकेबल, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास, 3 उद्देश्य हैं। सामाजिक, आर्थिक, यहाँ पे कॉमा होगा, और व्यक्तिगत विकास। सामाजिक विकास से क्या समझते हैं? सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का ये मतलब है कि समाज में किसी भी स्तर पर आपसे भेदभाव ना हो, ठीक है। आपका समाज में कोई भी प्रथा हो, लीगली आपसे कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। किसी भी स्तर पर कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई किसी भी हैसियत का आदमी हो। एक चीज आर्थिक आधार पर क्या है? आर्थिक आधार पर कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आपको बेसिक नीड उपलब्ध हो। भाई देखो, सबको तो अंबानी नहीं बनाया जा सकता और सबको गरीब नहीं रखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का युग है। आप बिजनेस करो, आप स्वतंत्र हो, आप नौकरी की तैयारी करो, आप स्वतंत्र हो। अब बात ये होती है कि आप चुनते क्या हो, एक बात अलग है। लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि जो बहुत गरीब हैं, कुछ बेसिक उनकी चीजें हों। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम हाउस स्कीम, ठीक है, पीएम हाउस स्कीम ना, पेयजल योजना, मातृत्व लाभ योजना, ठीक है, कौशल्या माता योजना, इस तरह की बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। मिड डे मील योजना, इसका नाम बदल दिया गया है। मिड डे मील योजना मतलब ये मध्य जो प्रधान की तरफ से स्कूलों में, प्राइमरी वगैरह में दिया जाता है भोजन वगैरह, ये इसलिए दिया जाता है ना ताकि गरीब घरों के बच्चे भी जाएं। तो कम से कम देखिए, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, वहां पे हमको हालांकि पढ़ना नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन आगे चल के पढ़ेंगे थोड़ा सा। न्यूट्रिशन क्या है ना कि अगर आपको शुरुआत के जैसे जो ईयर होते हैं 1 साल से 5 साल तक, अगर इसको बांटें और 5 से 10 साल तक, हालांकि 15 साल तक ले सकते हैं, लेकिन ये जो 5 साल का एरिया होता है, खासकर जितना इधर होगा, यानी कि 6 महीने फिर 1 साल, ठीक है, ये जो एरिया होता है, अगर यहाँ न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो आप लाइफ लॉन्ग पूरा नहीं कर पाएंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। आगे चलकर इस 5 साल तक भी
जब जब न्यूट्रिशन की कमी या जो भी कमी आपके अंदर है तो लाइफ लॉन्ग आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे, शारीरिक रूप से कमजोर रहेंगे, कोई रोग हुआ रहेगा। तो शुरू में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है कम से कम बेसिक जो जितनी कैलोरी की नीड है वो आपको बेसिक स्तर पर प्राप्त होती रहे, गवर्नमेंट की ये योजना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इन्होंने 15-16 में हमारी योजना, हमारा विकास इसको चलाया था। अब देखिए क्यों, ठीक है, यहां पे कुछ कारण दिए गए हैं। जैसे हमने देखा सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर ओवरऑल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, सभी का चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर भी विकास काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो समुदाय के निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, जो आपकी कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वहां पे कोई डिसीजन लेने के लिए भाई आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा सा आर्थिक एक प्रकार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए आर्थिक रूप से, साथ के साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, हाउ टू नो चीजें होती है ना, तो वो सब आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है सक्षम हो पाएंगे कोई डिसीजन लेने में। विकास कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्यों ये स्कीम आई है, यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे संसाधनों का अभिसरण, इसको बढ़ावा देना है। वंचित वर्ग है, सबसे प्रॉब्लम इन्हीं के साथ होती है, क्योंकि क्या होता है कि ये बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाते और इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं उसके बारे में जानते ही नहीं लोग, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इनके अंदर, जब इनको पता होगी, जब चीजों में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनकी आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को प्रमुखता देने के लिए, ठीक है, नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना, यानी कि जो एक्चुअल में जिसकी डिमांड है उस हिसाब से नियोजन किया जाए, या फिर ऐसा नहीं कि नियोजन किया जा रहा है, डिमांड वहां पे है नहीं, वो चीज काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक, आगे बढ़े। 5 चरण में ग्राम पंचायत निर्माण के लिए काम किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहला चरण है वातावरण का निर्माण करना, ठीक है, एनवायरमेंट सही होना चाहिए। दूसरा चरण है कि पारिस्थितिकीय विश्लेषण, ठीक है, आपका जो ओवरऑल एनवायरमेंट है उसका उसको एनालिसिस करना जरूरी है, विश्लेषण करना आवश्यक है। ठीक है, बिना सही विश्लेषण के, सटीक विश्लेषण के काम नहीं किया जा सकता। उसके बाद तीसरा चरण है कि आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान। भाई जो भी आवश्यकता है, जो भी समस्या है, जब तक आप उनकी पहचान नहीं करेंगे तो कोई भी काम करेंगे कैसे, कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी चलेगी कैसे। तो पहले आप उसको चिन्हित कीजिए, फिर उसके हिसाब से उसका क्रियान्वयन कीजिए, उसको प्राथमिकता दीजिए। जो ज्यादा आप जहां पिछड़े हैं, मान के चलिए कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं, एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो आप रिटेंशन, रिवीजन नहीं कर पाते, या फिर आपको चीजें याद कम रहती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब ठीक है, पढ़िए ज्यादा, लेकिन रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो आपकी जो कमजोरी है उसको प्राथमिकता आप दे दीजिए। चौथा चरण है ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास करना। ठीक है, पांचवा चरण है तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। जो भी प्लान आपने बनाया है प्रशासनिक रूप से, तकनीकी रूप से वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कैसे, अब यहाँ पे क्यों था, कैसे, ग्राम सभाओं की बैठकों के माध्यम से जन समुदाय की आवश्यकताओं को चिन्हीकरण। देखिए क्यों तो हमने समझ लिया कि डेवलपमेंट होना चाहिए, वंचित वर्गों का विकास होना चाहिए, ठीक है, सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, लेकिन कैसे होगा। मैंने बताया कि जैसे ग्राम, आप देखोगे, मैंने बताया कि मर्यादा भवन, जिसको हम शौचालय बोलते हैं, गांव में पैसा आता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को चिन्हित, सबको नहीं मिलती सारी स्कीम का फायदा, ध्यान दीजिएगा। उज्ज्वला योजना का फायदा सबको नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा सबको नहीं मिला। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये ग्राम पंचायत स्तर पर डिसाइड होता है। ठीक है, बाद में हालांकि जांच होती है, लेकिन उसका चिन्हीकरण यहाँ पे दे दीजिएगा, मार्क्स और प्राथमिकता कौन देता है, ग्राम पंचायत पे जन समुदाय के माध्यम से दिया था, यानी कि ग्राम पंचायत देती है। सहभागी योजनाओं द्वारा वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पे बनाई जाती हैं। इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं प्लान प्लस, उस पे इसको डाला जाता है, फिर उसके बाद एक्शन सॉफ्ट इस पे अंकित किया था, देन उसके बाद ये अपडेट रहता है, यानी कि पूरी चीज सिस्टम पे रहती है और व्यवस्थित रूप से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे आता है महत्वपूर्ण कुछ, ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिहाज से, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर ये क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आपको पता है 1947, ठीक है, इसे हमने शुरू में देखा था, तो इस एक्ट को कई बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा नहीं गया। यहाँ पे क्या है कि 7 दिसंबर 1947 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, लागू कब से है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1949 से लागू है। कब से लागू है, अब ये होता है ना कि भाई देखो 73वां संविधान संशोधन
कब से आया, कब से लागू है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 7 दिसंबर 1947 को पारित किया गया, लाया गया है, 15 अगस्त 1949 से लागू है। अब इस एक्ट का नाम ही मैंने बताया यहाँ पे 47 है, तो भाई उसी समय लाया गया होगा ना, और 15 अगस्त 1949 से लागू है, बहुत पहले से यूपी में है। अब इसको शुरू में हम संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूपी नहीं बोलते थे, ठीक है। पंचायतों का गठन मैंने बताया था 1000 की आबादी पे होगा, ये हमने कई बार देख लिया है। न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 साल है, ये भी पता है आपको मतदान के लिए, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है, क्लियर। ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, सारी चीजें हमने देखी है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर और इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है, और उप प्रधान का चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये वाला चौथा वाला देखिएगा थोड़ा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें जहां पे गलती होती है मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो हमने शुरू में बताया आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।